नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का आपका फैसिलिटेटर। कल हमने मेजॉरिटी के बारे में, बहुमत के बारे में चर्चा की थी और जाना था कि हमारे यहाँ किस प्रकार से चार बहुमत काम करते हैं। कल मैंने पूरा प्रयास किया था कि आपको एक इजी वे में मैं समझा सकूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि जो साथी इन वीडियोस को या फिर इन लेक्चर्स को बाद में देखें तो वो भी अपने कमेंट या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं जो भी उन्हें समस्याएं आए। आज हम जो भी हमने बहुमत पढ़े थे उनके एप्लीकेशन देखेंगे कि वो कहां कहां पर यूज होते हैं। एप्लीकेशन मतलब साधारण अगर है, बहुमत है तो वास्तव में वो कहां यूज होता है, इफेक्टिव है तो कहां यूज होता है, एब्सोल्यूट है तो कहां यूज होता है, और अगर आर्टिकल 368 के तहत है, विशिष्ट बहुमत है तो वो कहां यूज होता है। यानी स्पेशल मेजॉरिटी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी यानी मैंने आपको बताया था ये क्या है, साधारण बहुमत या कार्यकारी बहुमत। ठीक है दोस्तों, साधारण बहुमत के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मैं आपको बता के आ चुका था। अब मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन बताऊंगा। सपोज हमारे यहां राज्यसभा में हम जानते हैं कितनी सीटें हैं, 245, और टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे यहाँ 250। इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 245। 245 में से यदि 120 लोग क्या है सदन में मौजूद हैं और 10 लोग क्या किया कि 10 लोगों ने, अब पहले 10 लोग बाद में समझेंगे। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वैकेंट नहीं है। मैंने कहा वैकेंसी कितनी है, 0 है, वैकेंट नहीं है। तो अभी सदन में मौजूद कितने हैं, 120 लोग। अब मैंने कहा एक्स मुद्दे पर वोट होना है, एक्स मुद्दे पर वोट होना है, और हमने जो भी सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पढ़ी थी उसमें 50% प्लस 1 का कंसेप्ट पढ़ा था। तो आप सोच रहे होंगे कि जिसे 61 वोट मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उधर कानून पारित हो जाएगा, यानी विधि निर्माण उसके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन यहां आपको ध्यान देने वाली बात है 50% किसका, 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अब जैसे मैंने कहा सदन में लोग कितने मौजूद हैं, 120 लोग 245 में से, यानी 125 लोग बाहर हैं सदन के, वो सदन आए ही नहीं आज। और सदन को चलने की प्रक्रिया मैंने आपको क्या बताई थी कि यदि 1/10 हो टोटल स्ट्रेंथ का तो सदन क्या होता है, चल पड़ता है। यानी अगर यहां देखेंगे, अगर यहां 245 का 50% देखें तो अगर 25 लोग भी हैं तो भी सदन चल पड़ेगा। लेकिन यहां तो आप देख सकते हैं कि उससे 4 से 5 गुना लोग हैं। हालांकि 25 लोग, ये मैंने व्यवहार में आपको बता दिया, इतने कम लोग नहीं होते। हमेशा सदन में 100, 125 या टोटल मेंबर्स भी कभी कभी बैठते हैं। तो 50% प्लस 1 किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। मैंने कहा एक्स मुद्दे पर क्या होनी है, वोट होना है, और इनमें से 10 लोगों ने क्या किया, वोटिंग अब्सटेन किया, वोट्स अब्सटेन, यानी इन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया, इन्होंने वोट किया ही नहीं। तो अब वोट करने वाले कितने लोग हैं, 110। तो इसका दोस्तों 50% प्लस 1, इसका क्या होगा, 50% प्लस 1, यानी जिधर 56 वोट पड़ेंगे, जिधर 56 वोट पड़ेंगे उधर क्या होगा, एक्स कानून का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा फिर समझिए एक बार, मैंने कहा कि टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी है, 250, सॉरी टोटल कैपेसिटी, और राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं, 245 लोग,
और सदन को चलने के लिए 1/10 अगर है सदन की टोटल स्ट्रेंथ का, तो सदन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। लेकिन यहां पर हमने देखा सदन में कितने लोग मौजूद है, 120 लोग मौजूद हैं। अब क्या 50% प्लस 1 इन 120 लोगों का, या फिर किन का 50% प्लस 1? यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखनी है हर कंसेप्ट में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। तो यहां हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 10 लोगों ने, अब देखो ये 10 लोग सदन में प्रेजेंट हैं लेकिन वोट इन्होंने नहीं किया। वोट का इन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया। और अगर बहिष्कार किया तो प्रेजेंट अगर एंड वोटिंग P एंड V लिख रहा हूं मैं, अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करें तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी है, 110। और 110 में अगर 110 का 50% प्लस 1 करें तो कितना, 56। यानी 56 अगर उस कानून के पक्ष में वोट पड़ गए तो क्या हो जाएगा, कानून का निर्माण हो जाएगा। इतनी बात। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एक एक एग्जांपल से हम एग्जांपल को ऐसे ही समझते चलेंगे। यही कारण था कि मैंने कल की क्लास में आपके समक्ष उतना टाइम लगाया, उन्हें उन चीजों को ज्यादा समझाया। अगर आप इस लेक्चर को आज देखेंगे तो आपको मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है, आप कल का लेक्चर पहले देखिए, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगी कि 50% प्लस 1 क्या है और अन्य जो भी बातें इसमें कही गई है। इसे आप नोट डाउन करें, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए देखो दोस्तों, अब आप लिखिए यूज कहां होते हैं। धन विधेयक को पारित करने में, वित्त विधेयक को पारित करने में, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे क्या धन विधेयक होता है और क्या वित्त विधेयक होता है, वहां पर होगी इनकी चर्चा। उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, इससे उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा का उपसभापति आप लिखेंगे तो ज्यादा ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्य विधानसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, और इतनी बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि इनमें क्या यूज होता है, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का यूज होता है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 356 व 360 ये होता है राष्ट्रपति शासन और ये होता है वित्तीय आपातकाल। इनको लागू करने के लिए क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत। तो देखो दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। धन विधेयक को पारित करना हो, वित्त विधेयक को पारित करना हो, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करना हो, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना हो, स्पीकर का चुनाव करना हो यानी अध्यक्ष, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के स्पीकर यानी राज्य विधान परिषद का जो चेयरपर्सन होता है उसे उपसभापति कहते हैं, और राज्य विधानसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, आर्टिकल 326 यानी अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी राज्य में या फिर वित्तीय आपातकाल लगाना है तो सब में क्या है, साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहां किसके अकॉर्डिंग लगता है, आर्टिकल 352। अभी
जब FR की बात करूंगा तो मैं वहां पर इसकी चर्चा करूंगा। आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है, इसे लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन इसे हटाने के लिए, ये यहां इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन अगर सवाल कहीं से पूछा जाएगा तो इसके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए किस बहुमत की जरूरत होती है, तो विशिष्ट बहुमत, विशेष बहुमत, और अगर उसे हटाना है तो किसकी बहुमत, साधारण बहुमत। तो देखो, लगाने के पीछे विशिष्ट बहुमत और हटाने के पीछे साधारण बहुमत, ये बात आपको। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहां सिर्फ 3 बार लगा है अभी तक। 1962 भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, 1971 जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, और 1975 जो इंदिरा गांधी ने राजनीतिक दृष्टि से लगाया था। ऐसा कहना वास्तव में सही नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही रहा था हमारे यहाँ। इन दोनों में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं देखी गई थी, ये ज्यादा विवादित रहा था 1975 वाला। खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना तो वो पेपर में आना है और ना उसे आपको जानना चाहिए। जब कभी प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे तो वहां पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी बात ध्यान रखें कि ये इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपात को 352 लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इतनी बात। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। ठीक, दूसरी क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी प्रभावी या असरदार बहुमत। असरदार बहुमत, इसमें इंक डाल। असरदार बहुमत। देखो दोस्तों, सपोज मैं बात करूं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 170 और 10 क्या है, वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है 160। अब मैंने कहा कि इफेक्टिव बहुमत, तो आप देख रहे हैं इफेक्टिव बहुमत, और इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, 50% प्लस 1 का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। यानी जिधर 81 वोट पड़ेंगे उधर क्या होगा, कानून का फॉर्मेशन होगा। अब हमने देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है 180 और बहुमत के लिए कितने चाहिए 81। अब यदि मैं कहूं कि सदन में कुल 150 लोग मौजूद हैं, 30 लोग क्या हैं, सदन से बाहर हैं, सदन से बाहर हैं, और सदन में कितने लोग मौजूद हैं 150। अब 150 में वोट इन भाग कितनों ने लिया, 120 लोगों ने, 120 लोगों ने। 30 लोगों ने क्या किया, वोट का बहिष्कार किया, वोट का बहिष्कार किया। मैंने कहा कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 170, 10 क्या है वैकेंसी, यानी 10 क्या है वैकेंट है फिलहाल सदन में। वही जो इस्तीफा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो इफेक्टिव कितनी रही हमारे यहां 180। अब
जो बहुमत का आंकड़ा देखा जाएगा, क्योंकि हम किसे पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी, तो बहुमत का आंकड़ा किस पर देखा जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ पर। और इसका किसका, इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या पढ़ते हैं, 50% प्लस 1, तो इसका किसका 50% प्लस 1, 180 का 50% प्लस 1, और 180 का 50% प्लस 1 कितना होगा, ये 91 होगा, सॉरी इसे 91 कीजिएगा, 91। और मैंने कहा 30 लोग क्या है, सदन से बाहर हैं, तो कितने लोग बचे सदन में, 150, और 30 लोगों ने क्या किया, बहिष्कार किया। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब हम देखते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। इन 120 लोगों में से 81 वोट किसके पक्ष में पड़ने चाहिए, एक्स कानून के पक्ष में पड़ने चाहिए। चूंकि हमें इस कानून का निर्माण करना है, तो इसलिए 120 लोगों में से 81 वोट किसके अंतर्गत आने चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी को फलीभूत करने के लिए क्या होने चाहिए, 81 वोट चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर सिंपल मेजोरिटी देखो तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर यहां पर 61 वोट आते तो काम चल जाता, लेकिन यहां पर कितने वोट चाहिए, 81 वोट चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आगे, आप इसे समझे, एक बार नोट डाउन करें। चलिए, इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन, कहां कहां यूज होता है, उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो, पद से हटाना हो। दूसरा, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, नेक्स्ट राज्यसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर को यदि पद से हटाना हो, और इसमें आप वो भी आ जाएगा जो राज्य के स्पीकर वो डेप्यूटी स्पीकर है, वो भी इसमें आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज कहां कहां होगा, उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो। हाँ, उपराष्ट्रपति के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना कि राज्यसभा में क्या होता है, प्रभावी बहुमत यूज होता है, लेकिन लोकसभा में साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों सदनों में जाता है ये, और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत यूज और लोकसभा में साधारण बहुमत यूज होता है। इतनी बात इसके बारे में ध्यान रखना है। और ये क्या है, एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, कहां कहां ये यूज होता है। अब नेक्स्ट मेजोरिटी की हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। चलिए दोस्तों, थर्ड है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और मैंने इसके बारे में एक चीज आपको और बताई थी, ये सदन के अंदर यूज नहीं होती, यानी सदन के अंदर यूज नहीं होती, ये वास्तव में 368 के साथ मिलकर यूज होती है। जब पूर्ण बहुमत में आपको भी अब आगे डिस्कस करेंगे तो वहां से समझेंगे, लेकिन अभी भी आप के लिए समझिए, सरकार का निर्धारण करने के लिए वास्तव में यूज होती है। जैसे मैं कहूं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 160,
160। सदन में अब वैकेंट कितनी है? 10। सदन में कितने लोग हैं? 150। ये सदन में मौजूद लोग कितने हैं? 150। और इनमें से 30 लोगों ने क्या किया? वोट का बहिष्कार किया। वोट का बहिष्कार किया। तो टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी है? प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी है? 120। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि यदि इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को गेन करना है, इसे प्राप्त करना है, तो हमें किसका यानी टोटल का, टोटल स्ट्रेंथ कितनी? 160। हमें कितने चाहिए? 81 लोग चाहिए। 81 लोग चाहिए, यानी जिधर 81 लोग वोट करेंगे उधर क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय तय हो जाएगा। और 120 में से कितने लोग आने चाहिए? 81। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंट वोटिंग कितने हैं? 120। और बहुमत के लिए आंकड़ा कितना चाहिए? 81। तो यानी 81 जिधर भी जाएंगे क्या होगा? सरकार का निर्धारण होगा। यानी सरकार के फॉर्मेशन के लिए किसका देखा जाता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का आंकड़ा देखा जाता है। और आप इसका एप्लीकेशन सिंपल बताएंगे, सरकार के निर्धारण में, सरकार के निर्धारण में सिंपल करेंगे। और आर्टिकल 368 के साथ भी यह प्रयोग होती है। इतनी बात। एक बात समझे आप इसे और फिर नोट डाउन करें। अब देखना दोस्तों, यहां 81 में बात कर रहा हूं इसकी, लेकिन वहां हमने 170 लिया था। आप कंफ्यूज मत होना, कभी आप कंफ्यूज होंगे, वहां भी 81 था और यहां भी 81 था। वहां टोटल स्ट्रेंथ हमने ली थी 170 और उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी 160। लेकिन यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है? 150 है। सदन में मौजूद कितने? 150, क्योंकि 10 वैकेंट हैं। तो इसलिए यहां पर भी 81 आ सकता है, वहां पर भी 81 आ सकता है। वो मैथमेटिकल प्रोसीजर है, वो अलग चीज है। लेकिन आप समझने का प्रयास करें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब पढ़ेंगे हम विशेष बहुमत। और मैंने विशेष बहुमत में आपको 3 बहुमत बताए थे, अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 61 और अंडर आर्टिकल 368। और ये क्या बताया था इसके बारे में? नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अंडर आर्टिकल 249। जैसे मैं कहूं सदन की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 150 और वैकेंट कितनी है? 10। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी बची? 140। इफेक्टिव स्ट्रेंथ बनी 140। अब इसमें से 20 लोग क्या है? बाहर हैं। 20 लोग क्या है? सदन से बाहर हैं। और आज किसी मुद्दे पर वोट होनी है और ये 20 लोग आज सदन में नहीं आए। और चूंकि सदन में ना आए, क्योंकि अगर 150 का 10% 1/10 निकाले तो 15 लोग भी है तो सदन तो चल जाएगा।
अब अगर सदस्य चल जाएगा तो यहां तो फिर भी उससे संख्या बल ज्यादा है, तो टोटल यहां पर कितने लोग बचे? 120। ठीक है दोस्तों, 120 लोग। अब 120 लोग में से मैंने कहा एक्स मुद्दे पर वोट होना है, एक्स मुद्दे पर वोट होना है, और वोटिंग में भाग कितने ने लिया? 90 ने। वोटिंग में भाग कितनों ने लिया? 90 ने। और 30 लोगों ने अगर देखा जाए तो यहां पर बहिष्कार कितने लोगों ने किया? 30 लोगों ने बहिष्कार किया वोटिंग का। तो हम किसका 2/3 निकालेंगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्योंकि मैं शुरू से बात करता आ रहा हूं प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो किसका 2/3? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। तो 90 का 2/3 क्या होगा? 60। यानी इस 90 लोगों में से जो वोट हो रही है 60 वोट, अगर इस एक्स कानून को निर्माण में लाना है, इस एक्स कानून को अस्तित्व में लाना है, तो इस 90 में से कितने लोगों को इसके पक्ष में वोट देना चाहिए? 60 लोगों को इसके पक्ष में वोट देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 249 किसकी बात करता है? नॉट लेस देन 2/3। और 60 से अगर 59 भी हुए तो कानून क्या होगा? कानून का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतनी बात। यहां से आप एक बार फिर देखिए कि सिंपल मेजॉरिटी में क्या हो सकता है, इफेक्टिव में क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट में क्या हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितने वोट चाहिए? 60 वोट चाहिए ही चाहिए 90 लोगों में से, तभी ये क्या होगा? कानून की प्रक्रिया फॉलो हो सकती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, नहीं समझ आया तो एक बार और समझा देता हूं। मैंने कहा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 150। वैकेंट कितनी है? 10। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है? 140। 20 लोग क्या हैं? सदन से बाहर हैं 20 लोग। सदन में मौजूद कितने हैं? 120। और 30 लोगों ने क्या किया? अब्सटेनिंग ऑफ वोटिंग। तो यानी 30 लोगों ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और अब सदन में कितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है? 90। तो मैंने कहा 90 का 2/3 कितना होगा? 60। तो यानी 90 में से 60 लोगों को किधर वोट करना चाहिए? जिधर कानून का निर्माण होना है। यदि एक्स कानून को बनाया जाना है तो 60 लोगों को इसके पक्ष में वोट करना ही करना होगा। इतनी सी बात आपको जाननी है। अब देखते हैं हम इसका एप्लीकेशन। चलिए, देखो दोस्तों, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यदि केंद्र सरकार को या राज्यसभा भी आप लिख सकते हैं, राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? विशिष्ट बहुमत। और किसके अंतर्गत? आर्टिकल 249 के तहत इसका प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कौन सी बहुमत चाहिए? आर्टिकल 249 के तहत दी जाने वाली बहुमत चाहिए। राज्यसभा इस बहुमत से संकल्प पारित करती है और फिर 1 साल के लिए रहता है, 6 महीने के लिए कानून रहता है। वो सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता के अच्छे से आया हूं। जब मैं राज्यसभा की चर्चा करूंगा तो वहां भी मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझे कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो तो किस बहुमत का प्रयोग? विशेष बहुमत का प्रयोग। और कौन सी विशेष बहुमत का? अंडर आर्टिकल 249। दूसरा, मैं कहूं अगर आर्टिकल 312 के तहत हमारे यहां अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो,
सर्जन करना, अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना हो। और किस आर्टिकल के तहत होता है ये? आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का हमारे यहां सर्जन होता है। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? इस बहुमत का, विशेष बहुमत का अंडर आर्टिकल 249 के तहत क्या कर सकती है? अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा सर्जन आप देखते होंगे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं, नोट करके लिखिएगा आप स्पेशल, कि जो आईएफएस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा हमारे यहां जो तीन क्या है, हमारे यहां अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। लेकिन जो भारतीय इंडियन फॉरेन सर्विस है, भारतीय विदेश सेवा, ये किसके अंतर्गत नहीं आती? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती। ये आप नोट करके स्पेशली लिखेंगे। तो अंडर आर्टिकल 249 के तहत जो बहुमत यूज होगी वो वास्तव में इन्हीं दोनों के लिए यूज होती है। और ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि सवाल यहां से कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल के तहत वो बना सकती है, किस बहुमत का यूज करती है। तो अंडर आर्टिकल 249। और दोनों सेवाओं का सर्जन किस बहुमत के आधार पर? अंडर आर्टिकल 249 के तहत। और अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 61 के तहत विशिष्ट बहुमत या विशेष बहुमत। चलो सॉरी, अब पढ़ेंगे हम इसके तहत। स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी देखो, मैं कहूं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 170 है। 10 क्या है? वैकेंट है। तो कितनी हुई? 160 मार्क कर देना। इसे आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे 80 लीजिए और 10, इसे 170 लीजिए। ठीक है, ये सही रहेगा। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 180। और वैकेंट कितनी है? 10। और अभी सदन में कितने मौजूद है? 170। अभी हमने मान लिया 170 ही मौजूद है। अब हम किसका 2/3 निकाले? हम निकालेंगे इसका 2/3। 180 का 2/3 कितना होगा? 3 छंग 18 और यानी 120। तो यानी आर्टिकल 61 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी हमें फॉलो करनी है उसके लिए हमें कितने वोट चाहिए? 120 वोट। 120 वोट चाहिए। इस आर्टिकल 61 के तहत हमें स्पेशल मेजोरिटी को गेन करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 170 लोग हैं सदन में, ठीक है, मैंने माना 170 लोग हैं और 150 लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं। वोट करते हैं यानी 20 लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया। 20 लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया। तो प्रेजेंटल वोटिंग कितनी है? 150। अब 150
के संदर्भ में अगर हम देखें 150 का अगर हम 2/3 निकालें तो कितना होगा, 3 पंजे 15 और 0 और ये कितना होगा 100। अब मैंने कहा कि आर्टिकल 61 के तहत हम जो 2/3 निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, टोटल स्ट्रेंथ का। और टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 कितना है 120, लेकिन यहां पर 2/3 कितना आया 100, तो यानी 120 से कम आया, तो यानी आर्टिकल 61 के तहत दी गई क्या है मेजोरिटी परिपूर्ण नहीं होती, फलीभूत नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, कानून गिर जाएगा। जो भी कानून बनाना है हमें गिर जाएगा। कानून नहीं स्पेशली जिसलिए यूज होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये क्या होगा, वो प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो पाएगी जिसके लिए हम इस मेजोरिटी को लेकर आए हैं। तो हमें क्या चाहिए कि इन 150 लोगों में से क्या चाहिए, वास्तव में 120 लोग ऐसे चाहिए जो सपोज एक्स पर हमें कोई कानून बनाना है या उस प्रक्रिया को फॉलो करना है, तो इस एक्स प्रक्रिया को फॉलो कराने के लिए हमें कितने वोट चाहिए, 150 में से 120 वोट चाहिए। दोबारा फिर समझें, मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 61 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी है वो टोटल स्ट्रेंथ का कितना है 180, और 180 के तहत 10 कितनी है वैकेंसी। अब हमें वैकेंसी से यहां पर कोई मतलब नहीं होता, और सदन में मौजूद कितने हैं 170। 20 लोगों ने क्या किया, वोट का बहिष्कार किया, और 100 कितने लोगों ने वोट किया 150 ने। अब हम 150 का 2/3 निकालें तो कितना है 120, लेकिन हमें किसका 2/3 चाहिए आर्टिकल 61 के तहत, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, यानी इसका 2/3। और मैंने कहा था आपको कि स्पेशल मेजोरिटी जो होती है वो क्या होती है, नॉट लेस देन 2/3, इतनी बात। तो दोस्तों अब क्या होगा कि ये सदन में गिर जाएगा, और अगर सदन में 150 लोगों में से 120 लोगों ने एक्स के समर्थन में वोट किया, तो क्या हो जाएगा, जो काम हम करना चाहते हैं, यानी जिसके लिए हम इस वोटिंग को लेकर आए हैं, जिसके लिए हम इस बहुमत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो बहुमत हम प्राप्त कर लेंगे, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, ये प्रक्रिया हमारी फॉलो हो जाएगी। मैंने कम करके आपको इसीलिए आंकड़ा रखा कि आप अच्छे से समझ पाए कि यदि अगर 100 आता है 150 में से 2/3 निकाल के, तो क्या होगा, जिसके समर्थन में हमें वोट कराना है वो व्यक्ति अपने पद से नहीं हटेगा, या फिर वो कानून निर्माण नहीं होगा, इतनी बात। और दोस्तों आज देखा आपने कि कितनी टफ, सबसे टफेस्ट जो मेजॉरिटी होती है वो यही होती है। और दोस्तों इसका एकमात्र यूज होता है हमारे यहां सिर्फ राष्ट्रपति पर के महाभियोग, टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस स्पेशल मेजॉरिटी का आर्टिकल 61 के तहत जो यूज होता है वो ओनली और ओनली कहां पर होता है, सिर्फ राष्ट्रपति के महाभियोग। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो किस मेजॉरिटी का प्रयोग होगा, आर्टिकल 61 का प्रयोग होगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी हमारे यहां टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 545, तो हमें नहीं मतलब है, हमें 545 का अगर लोकसभा की एक्चुअल संख्या बता दे रहा हूं आपको, अगर उसके संदर्भ में करें, अगर हमें यहां पर निकालना है तो 545 का 2/3 निकाले हम तो कितना आएगा 3 4 8 149 ले लेता हूं इसे, और ये कितना होगा लगभग 298 मेंबर क्या चाहिए 545 में से समर्थन में चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, ये बहुमत पारित हो पाएगी और तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग लग पाएगा। और दोस्तों आपको एक बात और बताऊं, पूरे संविधान में अगर कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया और केवल किसके लिए प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए, बाकी किसी के ऊपर भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप पेपर में कभी भ्रमित ना हो, सिर्फ आपसे पूछा जाए किस किस के लिए
अन्नों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का तो यूज हुआ है, लेकिन महाभियोग प्रयोग किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। और किस आर्टिकल के तहत? 61 के तहत। इतनी बात आपको अपने जहन में अपने साथ रखनी है। एक्चुअली आज मुझे कहीं जाना है, तो आर्टिकल 61 हम 368 कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। आप इसे अच्छे से समझें। यदि आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ये आपको मैंने लगभग यूपीएससी आईएएस लेवल तक का बहुमत बता दिया है। इससे सवाल बाहर नहीं जा सकता। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कोई भी पेपर दे लेना, तो इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। और बहुमत पे स्पेशल फोकस मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे सवाल कई बार पूछे जाते हो। आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो विजन है, वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।